हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की मीनिंग क्या होती है, चेक की मीनिंग क्या होती है एंड इसके फीचर्स क्या होते हैं। सिमिलरली प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज की मीनिंग एंड फीचर्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को देखते हैं। ये एक्ट 1881 दैट इज 1881 इस ईयर में पास आउट हुआ है। किसी भी एक्ट के सामने जो ईयर मेंशन होता है वो डिनोट करता है कि वो एक्ट उस ईयर में पास आउट हुआ है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो दो टर्म हमारे सामने आ रहे हैं जिनसे मिलकर ये एक्ट बनाया है, दैट इज नेगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेगोशिएबल मीनिंग क्या होती है। तो नेगोशिएबल, द वर्ड नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो चीज़ ट्रांसफर होती है उसे हम नेगोशिएबल कहते हैं। द सेकेंड वर्ड इज वर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग क्या होती है। द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स एनी रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। एक रिटन डॉक्यूमेंट जिससे किसी पर्सन के पास कोई राइट क्रिएट हो। लाइक कोई रिटन डॉक्यूमेंट मेरे पास हो जिससे मैं कोई राइट, मेरे पास राइट आ जाए कि हाँ ये चीज़ मेरी है या ये मैं ये काम कर सकती हूँ कि, तो जिस भी रिटन डॉक्यूमेंट से कोई राइट क्रिएट होती है उसे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज ट्रांसफरेबल बाय कस्टम ऑफ ट्रेड by delivery like cash and is also capable of being sued upon by the person holding it for the time being। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया कि ऐसी चीज़ या ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट्स या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफरेबल हो किससे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। और ट्रांसफरेबल मीन्स ये नहीं कि सिर्फ मैंने बोल दिया कि ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं। ट्रांसफरेबल के साथ डिलीवरी का होना ज़रूरी है, मतलब हम ट्रांसफ़र कर भी दें तो डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफरेबल हो रहा हो। लेकिन सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसे ही कोई भी चीज़ हम किसी को दें तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो बिजनेस पर्पज से होनी चाहिए, कस्टम ऑफ ट्रेड होना चाहिए उसमें। लाइक कैश हो गया या बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह भी इसमें आते हैं। तो लाइक कैश एंड इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग स्वीड अपॉन बाय द पर्सन होल्डिंग इट फॉर द टाइम बीइंग। और अगर किसी के पास वो चीज़ है तो उसके पास ये भी होता है कि अगर इन केस कोई डिफॉल्ट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट केस भी किया जा सकता है। स्वीड मतलब केस किया जा सकता है, उसके पास इस चीज़ का भी पावर हो। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया, ट्रांसफरेबिलिटी होना, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को ट्रांसफ़र की जा रही हो बाय डिलीवरी के थ्रू, कस्टम ऑफ ट्रेड में की जा रही हो, और ये भी कैपेबिलिटी रख रहा हो वो कि अगर वो कोई भी होल्ड करके रखा है तो उसके अगेंस्ट में या उसके थ्रू किसी को स्यू किया जा रहा हो, तो हम उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एक्चुअली जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डील करता है वो सेक्शन 13 है, पर सेक्शन 13 में कहीं भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डायरेक्ट मीनिंग नहीं डिफाइन की गई है। सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसे एनआई एक्ट कह रहे हैं, 1881 डज नॉट डिफाइन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट उसमें डेफिनेशन तो नहीं गिवन है। लाइक हमने आपको समझाई कि एग्जैक्टली अगर उसके टर्म्स को देखा जाए, एक टर्म को, तो जो उसकी मीनिंग निकलती है, तो इस तरह की मीनिंग सेक्शन में गिवन नहीं है। पर सेक्शन में ये बता दिया गया है कि उसमें क्या चीज़ों को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, मीन्स कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। सो एज पर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स promissory note, bill of exchange and check payable either to order or a bearer। तो सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्या कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो कि पेबल हो ऑर्डर पे या बियरर को, इसी को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऐसा कहाँ लिखा गया है, ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 13 में मेंशन है। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है। अब हम इसके काइंड्स देखते हैं। काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 काइंड होती है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, जो कि उसके डेफिनेशन में ही मेंशन है। इसी को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो टाइप आप देख रहे हैं ये सेक्शन 137 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग है। 1882 के अकॉर्डिंग कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय स्टैच्यूट ये 3 है, क्योंकि स्टैच्यूट में, एक्ट में, सेक्शन 13 में गिवन यही 3 काइंड्स हैं। लेकिन बाय कस्टम और बाय यूजेस और भी हैं, जैसे बैंक नोट हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, शेयर वारंट हो गया, डिविडेंड वारंट हो गया, हुंडी हो गया, ये सब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि बिजनेस पर्पज में यूज होते हैं और ये सब के सब कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी की। राइट, तो ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक स्टैच्यूट के थ्रू होता है और एक यूजेस के थ्रू। तो चूंकि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पढ़ रहे हैं तो स्टैच्यूट के थ्रू सेक्शन 13 में जो 3 चीज़ें कही गई हम यहाँ पे उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है।
तो प्रॉमिसरी नोट को कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है? अंडर सेक्शन 4 में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो सेक्शन 4 में किसको डील किया गया? प्रॉमिसरी नोट को। बोला क्या गया कि प्रॉमिसरी नोट क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट है तो मतलब राइटिंग में होगा ही, तो इंस्ट्रूमेंट है तो ये इन राइटिंग में होना चाहिए। इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, राइटिंग में क्या होना चाहिए? एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग मतलब एक ऐसी अंडरटेकिंग, दैट इज शपथ, एक ऐसा अंडरटेकिंग आप लोगे जो इसके साथ कोई भी कंडीशन अटैच नहीं हो, प्लस उसमें वो किसके द्वारा साइन किया जाना चाहिए? मेकर के द्वारा, जिसने उसको लिखा हो उसके द्वारा वो साइन होना चाहिए। उसमें क्या बात लिखी जानी चाहिए कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग के साथ ये भी मेंशन होना चाहिए कि सर्टेन सम ऑफ मनी को पे किया जाना है, राइट? किसको पे किया जाना है? ओनली टू, जिसको नाम मेंशन है उसे, या और टू द ऑर्डर ऑफ, या उसके ऑर्डर पे किसी और को, अ सर्टेन पर्सन जिसका नाम मेंशन होगा, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर उसे जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा। बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो जो होल्ड करके रखा है, राइट? तो प्रॉमिसरी नोट एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग ली जाती है। इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, जहाँ पे मेकर के द्वारा साइन किया गया होता है, सर्टेन सम ऑफ मनी की बात हो रही है, पे करने की बात होती है। किसे पे करना होता है? उस पर्सन को, या उसके ऑर्डर पे किसी को, या फिर जो भी उस इंस्ट्रूमेंट को बियर करके रखा है उसे, तो उसे हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। हम इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस इसके फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? तो फर्स्ट इज व्हाट? इट मस्ट बी इन राइटिंग, ऑब्वियसली राइटिंग में होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, यहाँ पे प्रॉमिस होना चाहिए कि प्रॉमिस किस चीज़ का होना चाहिए? कि पेमेंट की जाएगी, पे करने की प्रॉमिस होना चाहिए। लेकिन प्रॉमिस टू पे में एक बात और मेंशन कर दूं कि द वर्ड प्रॉमिस इज नॉट इसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंस्ट्रूमेंट एज अ प्रॉमिसरी नोट। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि प्रॉमिस, जो प्रॉमिस एग्जैक्टली वर्ड है वो मेंशन होगा उस राइटिंग वाले स्टेटमेंट में, तो ही हम उसे प्रॉमिसरी नोट कहेंगे। ये इसेंशियल नहीं है, ओके? पर हाँ, वहाँ पे प्रॉमिस होनी चाहिए कि हम कुछ पे करेंगे, और मस्ट बी अनकंडीशनल, कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने मान लो कि लिखा कि ए प्रॉमिस टू पे बी ₹5,000 7 days आफ्टर हिज मैरिज विथ सी, तो मैंने कंडीशन क्या अटैच कर दी कि ए बी को तभी देगा 5,000 रुपये जब वो मैरिज कर लेगा सी से उसके 7 दिन के बाद। तो अब ये प्रॉमिसरी नोट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अटैच है। तो कैसा पेमेंट का बात होना चाहिए? अनकंडीशनल, कोई कंडीशन अटैच ना हो। नेक्स्ट इज व्हाट? अमाउंट प्रॉमिस्ड मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट सम ऑफ मनी, जो प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं इतना अमाउंट पे करूंगा या करूंगी, तो वो क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए कि एग्जैक्टली इतना पेमेंट होना है। सपोज करिए कि आई जस्ट से कि आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी ₹50,000 एंड ऑल्सो डिलीवर हिम अ सिंगल वो स्विफ्ट डिजायर कार। तो मैंने क्या कर दिया कि मैं प्रॉमिस कर रही हूँ बी को 50,000 दूंगी और उन्हें एक स्विफ्ट डिजायर कार दूंगी। तो अभी क्या हो गया? 50,000 तो सर्टेन हो गया, पर स्विफ्ट डिजायर कार का अमाउंट के हिसाब से फिक्स नहीं कर सकते कि मार्केट रेट अलग हो गई, हमने कितने में पाया, डिस्काउंट के बाद अलग हो गया। एक फिक्स अमाउंट नहीं हुआ, सर्टेन या डेफिनेट अमाउंट नहीं हुआ, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर मैंने सिर्फ लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी ₹50,000, देन ये क्या होता? प्रॉमिस नोट होता, बिल्कुल होता है, क्योंकि सर्टेन फिक्स अमाउंट है यहाँ पे। पर मैंने अटैच कर दिया है कि ऑल्सो आई डिलीवर हिम अ स्विफ्ट डिजायर कार, सो इट्स नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट इज व्हाट? इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइन बाय द मेकर। नेक्स्ट इज व्हाट? कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर साइन होनी चाहिए, किसकी? मेकर की साइन होनी चाहिए। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं पे करूंगी, तो मेरी साइन होना जरूरी है ना कि हाँ मैं रेडी हूँ, वरना कोई भी कुछ भी लिख दे तो कैसे होगा कि हाँ ये सामने वाले पर्सन ने लिखा, उसकी साइन होगी तब ऑथराइज होगा ना, वो ऑथेंटिकेट तभी मानेंगे। तो ये एक फीचर हो गया। एंड द लास्ट फीचर इज पर्सन टू होम प्रॉमिस इज मेड मस्ट बी डेफिनेट पर्सन। जिस पर्सन को पेमेंट करने की बात कही जा रही है वो पर्सन एक डेफिनेट पर्सन हो। ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी को भी पे कर रही हूँ, राइट? मतलब पेमेंट जिसको करना है वो पर्सन नोन हो कि जिसको पेमेंट करनी है, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट? पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट। अब प्रॉमिसरी नोट में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? तो एक हो गई आपकी मेकर कौन हो गया? पर्सन हु प्रॉमिस टू पे, मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है कि वो पे करेगा वही तो राइटिंग करेगा, वही मेकर होगा। तो जो बनाता है उसे मेकर कहेंगे, और वो क्या लिखेगा कि मैं
प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ये पे करूंगा, तो पर्सन हु प्रॉमिस टू पे, जिसे पे करना होता है उसे हम मेकर कहते हैं। सेकंड पार्ट इज व्हाट, पे, पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑफ द नोट इज पेबल। प्रॉमिसरी नोट में जो अमाउंट पे करने की बात कही गई है, जिसको पे की जाएगी, वो आपका क्या कहलाएगा कि आपका पे कहलाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, होल्डर। तो होल्डर क्या हो गया, आइदर द पे और द पर्सन टू हुम द नोट मे हैव बीन इंडोर्स्ड। तो होल्डर मतलब क्या हो गया, जिस जो होल्ड करके रखा है, जिसके पास है। तो या तो वो पे ही खुद होगा कि जिसको पेमेंट मिलने वाली है, वो उसके पास वो बिल होगा, वो प्रॉमिसरी नोट होगा, तो वो होल्डर बन जाएगा। या फिर किसी और को अगर पे ने इंडोर्स कर दिया है, इंडोर्समेंट एक टर्म होता है कि लाइक मेरे पास प्रॉमिसरी नोट है पर मुझे भी किसी को पे करना था, तो मैं पैसे पेमेंट ना करके वो प्रॉमिसरी नोट ही उसे दे देती हूँ कि जो मुझे ए देने वाला था वो डायरेक्टली आपको दे देगा क्योंकि प्रॉमिसरी नोट आपके पास है। तो मैं उस पेपर के पीछे बैक साइड में जाके साइन कर दूंगी, तो उसे हम कहते हैं इंडोर्समेंट करना, राइट। तो जिसे इंडोर्स किया गया है या तो वो, तो होल्डर कोई भी हो सकता है जिसके पास होल्ड करके रखा गया है। तो तीन पार्टीज हो गई, मेकर, पे एंड होल्डर। तो होल्डर वही होता है जिसको रिसीविंग होती है, तो पे एंड होल्डर इज द सेम पर्सन हो सकते हैं कई बार, राइट। और मेकर जो साइन कर रहा हो। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉमिसरी नोट तो हो गया, अब हम देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को सेक्शन 5 में डील किया गया है। क्या बोला गया है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बता दूं, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ये टर्म है वो मेनली बिजनेस, ये सारे बिजनेस पर्पज में यूज होते हैं। तो जब ट्रेडिंग होती है तो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज कर रहे हैं या परचेजर और सेलर होते हैं, तो हमेशा जो है जो बिजनेस डील होती है वो कैश में नहीं होती है। तो वो क्या होता है कि सामान की डिलीवरी कर दी जाती है, पेमेंट के लिए ड्यू रखा जाता है, तो उन सब पर्पज में बिल ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है, राइट। और दूसरी चीज़ है, बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, राइट। अब ये क्या कह रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है तो राइटिंग में होगा, ये होगा, करेक्ट। कैसा है, उसमें क्या लिखा है, अनकंडीशनल ऑर्डर। यहाँ पे अंडरटेकिंग की बात नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है। तो जो राइटिंग में होगा वो राइटिंग में क्या चीज़ हो जाएगी, ऑर्डर दी जा रही होगी, और उस पर क्या होगा, साइन होगा, साइन बाई द मेकर, जो बनाया है जिसने लिखा होगा वो, उसकी साइन होगी। क्या होगा उसमें, डायरेक्टिंग टू अ सर्टेन पर्सन, किसी पर्सन को डायरेक्ट किया जा रहा है, वो बोला जा रहा होगा टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कि आप इतना एक फिक्स अमाउंट, सर्टेन सम ऑफ मनी पे करें। किसको, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन को, या उसके ऑर्डर पे किसी और को, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जिस पर्सन ने उस इंस्ट्रूमेंट को बेयर करके रखा, होल्डर है, उसे आपको पे करना है। मतलब मैं ऑर्डर दे रही हूँ, अगर रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि मिस्टर बी को कुछ पेमेंट करना है मेरे ऑर्डर पे, जिसका नाम भी मैं मेंशन कर दूंगी, उसे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इतने टाइम पीरियड के बाद, तो वो क्या कहलाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया कि मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो चीज़ राइटिंग में होगी, राइट। मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी एन ऑर्डर टू पे, यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए किस चीज़ का, पेमेंट करने का, कि ऑर्डर दिया जा रहा हो कि आपको ये चीज़ पे करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, ड्रॉवर मस्ट बी साइन द इंस्ट्रूमेंट। तो जिसने बनाया है उस इंस्ट्रूमेंट को, मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड ड्रॉवर, उसकी साइन होना ज़रूरी है, पर साथ ही में एक्सेप्टेंस होना ड्रॉई की भी ज़रूरी है। मीन्स जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपको पे करना है, उसके थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया जाना भी उतना ही रिक्वायर्ड है, मस्ट बी एक्सेप्टेड बाई ड्रॉई। ओके, नेक्स्ट वॉज सम मस्ट बी सर्टेन, जो अमाउंट पे करना है वो सर्टेन सम ऑफ मनी होनी चाहिए। देन मस्ट बी एक्सेप्टेड बाई ड्रॉई, ऑब्वियसली मैंने बोला कि आपको ड्रॉई के थ्रू वो एक्सेप्ट किया जाना इंपॉर्टेंट है। देन अब क्या हो गया कि कौन कौन सी पार्टीज प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक हो गई आपकी ड्रॉवर, ड्रॉवर इज व्हाट, मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिन्होंने बनाया है बिल ऑफ एक्सचेंज को। फिर नेक्स्ट इज व्हाट, ड्रॉई, ड्रॉई अ पर्सन डायरेक्टेड टू पे द मनी बाय द ड्रॉवर, ड्रॉवर जिसे डायरेक्ट कर रहा है कि आपको पे करना है उसे हम ड्रॉई करते हैं। मीन्स ऑर्डर देने वाला ड्रॉवर हो गया और जिसे पेमेंट करनी है वो ड्रॉई हो गया, ड्रॉई पे लिखा जाता है, ओके, ड्रॉवर के द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट इज व्हाट, पे, पे कौन हो गया, पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम मनी इज डायरेक्टेड टू बी पेड बाय द
इंस्ट्रूमेंट, पे वो पर्सन हो गया जिसका नाम मेंशन है, जिसको इंस्ट्रूमेंट में जो अमाउंट लिखा गया उसको पे करना है। तो ड्रॉवर और पे सेम पर्सन हो सकते हैं अनटिल कि उसे इंडोर्स ना किया गया हो। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका चेक क्या होता है, राइट। अब चेक को जो डील किया गया है वो है सेक्शन 6 में चेक को डील किया गया है। तो क्या डेफिनेशन दी गई है, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक कैसा है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज के जैसा होता है, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब चेक क्या हो गया, चेक जस्ट लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसमें कि क्या होता है कि बैंकर पे ये ऑर्डर रहता है कि वो पेबल होगा। कब पेबल होगा, जब तक कि उसकी डिमांड नहीं की जाएगी, ठीक है। जब डिमांड की जाएगी तब वो पेबल होगा। और इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, ये जो टर्म है, एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये लाइन पूरी अमेंडमेंट के बाद इस सेक्शन में इंट्रोड्यूस की गई। वो इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी क्योंकि अब डिजिटलाइज हो रहा था, तो अभी की बात नहीं है, काफ़ी टाइम पहले ही इसको अमेंड करके डाला गया था। तो डिजिटलाइज होने की वजह से चेक की डेफिनेशन में ये एक लाइन और इंक्लूड की गई कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज में हो उसको हम आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हो और ये चीज़ें कंटेन कर रहा होगा उसे हम चेक कहते हैं। ओके, चेक जो है 3 फॉर्म्स में ड्रॉन होता है, दैट इज 1 इज बेयरर चेक। बेयरर चेक क्या होता है, बेयरर चेक इज व्हाट, to be paid to a specified person or any person whom possesses it, right। bearer मतलब होता है जो होल्ड करके रखा है, जो बियर करके रखा है। तो जब चेक जो होता है, चेक में बियरर का जो वर्ड होता है उसे कैंसिल नहीं किया गया होता है, कट नहीं किया गया होता है, तो इन दैट केस क्या होता है, जो भी इस चेक को बियर करेगा या जिसका नाम मेंशन है उसी को वो चेक पे हो जाएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है बियरर चेक में ये होती है कि ये ओवर द काउंटर होता है, ओटीसी होता है। ओवर द काउंटर इन द सेंस कि जो भी बियर कर लेगा उस चेक को वो जाके बैंक के काउंटर पे चेक दिखा के कैश ले सकता है, राइट। दैट इज बियरर चेक। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक इज व्हाट, पेबल टू अ पर्सन विदाउट एनी प्रोविशनरी वर्ड। अब ऑर्डर चेक क्या हो गया, जिस पर्सन का नाम होता है ना कि ऑर्डर टू पे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो भी होगा, तो मतलब वहां पे हो गया कि इन ही पर्सन को स्पेसिफिकली बोला गया कि इन ही पर्सन को पे करना है कि तो वो क्या होगा, ऑर्डर चेक हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा हो रहा हो कि ऑर्डर और बेयरर चेक में क्या डिफरेंस हुआ। अब एग्जैक्टली अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सपोज करिए कि एक चेक है जिसपे कि बेयरर वर्ड को कट या कैंसिल नहीं किया गया है, राइट। तो मतलब वो कैसा चेक हो गया, बेयरर चेक हो गया। तो अब क्या हुआ कि वो चेक खो जाता है। जब वो चेक खो गया और अब क्या हुआ, वो चेक किसी और को मिला, तो अगर वो बेयरर चेक हुआ तो वो चेक जिसको मिला वो गया बैंक में और बैंक में कैश करा के ले आ सकता है। क्यों, क्योंकि वो बियरर चेक था, जो होल्ड करेगा जो बियर करेगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर ये ऑर्डर चेक होता तो वो जो सेम पर्सन है उसी पर्सन को वो पे होता, जिसमें उसका नाम, ना कि जो लॉस जिसको मिला है वो चेक उसको मिल जाता। तो अगर प्रैक्टिकली बोले बियरर चेक बहुत रिस्की चेक होता है और अब तो वो बिल्कुल भी यूज़ भी नहीं होता है कि बियरर चेक को यूज़ कर रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। इवन अब जो प्रिंटेड फॉर्म में चेक आते हैं वो भी क्रॉस चेक कहलाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज व्हाट, क्रॉस चेक। मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्रॉस चेक क्या होता है। क्रॉस चेक इज अ चेक विच कैन बी ओनली कलेक्टेड थ्रू अ बैंकर, इट मे बी जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। तो क्रॉस चेक जैसे मैंने बोला ओटीसी, तो ओटीसी दैट इज ओवर द काउंटर। तो ऑर्डर चेक और बेयरर चेक दोनों के केस में क्या होता है कि ये ओटीसी होते, ओवर द काउंटर होते, काउंटर पे जाके आप पेमेंट ले सकते हैं, राइट। लेकिन क्रॉस चेक में क्या होता है, क्रॉस चेक में आप ओटीसी के नहीं है, आप काउंटर पे जाके कैश नहीं मांग सकते हैं। वो क्या होगा, अकाउंट में पे होगा सीधे, जिस पर्सन का नाम वहां मेंशन है उस पर्सन के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। आप चेक लगाओगे उस पर्सन के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस चेक कहते हैं। अब क्रॉस चेक दो तरीके से होती है, एक होती है जनरल क्रॉसिंग, दूसरी होती है स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग मतलब हो गया कि जब दो पैरेलल लाइन जो होती हैं फेस ऑफ द चेक पे होती हैं, मतलब दो कॉर्नर फेस जो चेक होता है चेक के फेस पे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती हैं, तो हम उसे कहते हैं क्रॉसिंग चेक, क्रॉस चेक कहते हैं। अब ये नॉर्मल जनरल क्रॉसिंग है, सिर्फ हमने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज द जनरल क्रॉसिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि ये काउंटर पे पैसे नहीं मिलने वाले,
इसी को हम अब ये पैसे कहाँ मिलेंगे, सीधा बैंक अकाउंट में मिलेंगे। इसी को हम क्रॉस चेक कह रहे हैं, इसी को हम जनरल क्रॉसिंग कह रहे हैं। पर अब अगर मैंने उसी दो पैरेलल लाइन में लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया, सपोज मैंने वो दोनों पैरेलल लाइन ड्रॉ की और उसके अंदर लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया, देन क्या हो गया कि अब ये जो चेक है उसका अमाउंट डिपॉजिट होगा ओनली टू बैंक ऑफ इंडिया, किसी और बैंक के अकाउंट में। मतलब जिस पर्सन का नाम हमने लिखा है वो पर्सन का बैंक ऑफ इंडिया में जो अकाउंट होगा उसी अकाउंट में ये अमाउंट डिपॉजिट होगा। दैट इज अ स्पेशल क्रॉसिंग चेक, राइट। इसके अलावा भी बहुत टाइप के चेक होते हैं, लाइक एंटी डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, स्टील चेक, म्यूटिलेटेड चेक। ये सारे टाइप ऑफ चेक होते हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कि मतलब आप उसको स्पेसिफिकली पढ़िए, बट अदरवाइज टाइप ऑफ चेक के लिए बहुत सारे होते हैं। देन अब नेक्स्ट इज व्हाट कि चेक के पार्टीज कौन सी होती हैं। तो एक हो गई आपकी ड्रॉवर। ड्रॉवर इज व्हाट, मेकर ऑफ द चेक। ड्रॉवर इज वो मेकर ऑफ द चेक या अकाउंट होल्डर। बैंक में क्या हो गया, अगर चेक बैंक की बात होती है तो उसमें बात करें जिसका अकाउंट, जो अकाउंट होल्डर होता है वही ड्रॉवर होता है, क्योंकि वही तो चेक लिख के दे रहा होता है किसी को पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट, ड्रॉई। ड्रॉई कौन हो गया, ड्रॉई मतलब डायरेक्टली टू पे द मनी बाय द ड्रॉवर, मनी जिसको डायरेक्ट कर रहा है कि आप पेमेंट करो। तो यहाँ पे चेक की बात करें तो यहाँ पे हम किसको पेमेंट डायरेक्ट कर रहे होते हैं, बैंक को, कि आप पेमेंट कर दीजिए। तो बैंक क्या हो जाता है, यहाँ ड्रॉई हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट, पे। पे द पर्सन या ऑर्डर नेम्ड इन द चेक टू whom money is directed to be paid by the इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम उस चेक पे मेंशन है, जिसको पेमेंट मिलनी है, दैट इज पे। समटाइम्स अगर मैंने लिख दिया चेक पे टू सेल्फ, कई बार टू सेल्फ करके भी हम चेक कट करते हैं, राइट। तो उस केस में क्या हो गया, ड्रॉवर और पे इज द सेम पर्सन, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा चेक का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रॉमिसरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है। तो एक बार सेक्शन की बात अगर करूं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को सेक्शन 13 डील करता है। उसमें सिर्फ 3 बातें बताई गई कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स कौन हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और चेक हो गया, राइट। इन्हीं को कहते हैं। अब प्रॉमिसरी नोट को हमने देख लिया तो सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 6 चेक हो गया। इसी तरह सेक्शन 8 होल्डर होता है, सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। तो इस तरीके से आप सेक्शन याद करोगे तो आपको सेक्शन भी याद हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।